ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान की प्रथम इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का चौथा और अंतिम भाग। नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय संविधान की रचना के ऊपर बात करेंगे। आपने भारत के संविधान का जो विकास है वो किन किन दौर से गुजरा और उसमें कौन कौन सी बातें जुड़ी, इसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया है। अब निश्चित रूप से ये ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार हुई, कौन कौन से तत्व विदेशों से हमने ग्रहण किए और किस प्रकार के संविधान का निर्माण किया। ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के द्वारा 3 वर्षों में निर्मित भारत के संविधान को 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटक मान सकते हैं। महान संस्थापकों ने जाने कितने राजनीतिक अवरोधों को पार कर इस कार्य का शुभारंभ 9 दिसंबर 1946 को किया। हम भारत की जनता द्वारा निर्मित इस महान अनुष्ठान की 2 विशेषताएं उल्लेखनीय हैं। पहले, ये अनेकता में एकता की प्रतीक है। यद्यपि हमारा देश जातियों, प्रजातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का संग्रहालय रहा है और इस ऐतिहासिक तथ्य के उपरांत भी इसमें विभिन्नता में एकता रही है। यहाँ राजनीतिक विभेदों के होते हुए ऐसे राजनीतिक विभेदों ने एकता को कभी क्षति नहीं पहुंचाई। हमारी संविधान सभा एकमात्र मूल यंत्र थी जो राष्ट्रीय आत्मनिर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता दोनों को मान्य थी। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि संविधान भारतीय विचारधारा के अनुकूल भारतीयों के लिए और भारतीयों द्वारा बनना चाहिए। भारत की संविधान सभा, जिसने गठित होने के बाद एक सर्वोच्च संस्था का रूप धारण कर लिया था, मुख्यतः एक कांग्रेसी सभा थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के प्रमुख योगदान के संदर्भ में स्वाभाविक था कि जनप्रतिनिधियों के चयन में इस दल की भूमिका निर्णायक रहे। भारतीय जनता ही देश की एकमात्र राजनीतिक भाग्य की विधाता हो और सन 1922 में महात्मा गांधी ने भी इस मांग का समर्थन किया था और कहा था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। और यह सच भी है कि यह संसद के कानून द्वारा अभिव्यक्त होगा, किंतु यह भारत की जनता की घोषित इच्छाओं की औपचारिक पुष्टि मात्र होगा, जैसा कि दक्षिणी अफ्रीका के मामले या दक्षिणी अफ्रीका के संघ के मामले में हुआ है। साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के बाद भी संविधान सभा की स्थापना की मांग ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। इसके बाद संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान की मांग कांग्रेस दल की अधिकृत नीति का एक अनिवार्य अंग बन गई थी और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों द्वारा
संविधान सभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक भारतीय रियासत और रियासतों के समूह अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान होंगे। अस्तु प्रांतों में 292 और रियासतों में 93 स्थान होंगे। प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण मुस्लिम, सिख और सामान्य संप्रदायों में से उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक संप्रदाय के सदस्य अपने प्रतिनिधियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनेंगे और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के चयन की पद्धति आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार संविधान सभा, जिसने अपने उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार अपनी सारी सत्ता जनता से प्राप्त की, इसका गठन भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान को बनाने के लिए किया गया और हम इस बात पे गर्व भी कर सकते हैं कि यह संविधान हमने स्वयं निर्मित और लिपिबद्ध किया। ये हमारी परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुकूल है। जुलाई 1946 में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के माध्यम से संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। प्रांतीय विधान सभाओं में कुल 292 स्थानों में से कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए निर्धारित संख्या से 7 कम स्थान प्राप्त किए। शेष 16 जो स्थान थे उसका विभाजन इस प्रकार था: सिख 3, यूनियनिस्ट दल पंजाब को 3, साम्यवादी दल को 1 और अनुसूचित जाति संघ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था 1 और निर्दलीय 8। इसके अलावा देश के विभाजन के कारण मुस्लिम लीग के सदस्यों के चले जाने पर संविधान सभा में कांग्रेस दल का 82% बहुमत हो गया था। सभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या 93 थी, जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रजातांत्रिक ढंग से गठित संविधान सभा में केवल यही एक विसंगति थी कि विभाजन के बाद मुस्लिम लीग अलग हो गई तथा पंजाब, बंगाल और आसाम में नई जनगणना के अनुसार अन्य जातियों के प्रतिनिधित्व में कुछ मामूली परिवर्तन भी आ गया। संविधान निर्माताओं के सामने सबसे जटिल समस्या थी कि ऐसी विकट परिस्थिति में काम को कैसे संपन्न किया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कमेटियां, समितियां बनाई और इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अन्य सदस्यों के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर जो थोड़े दिनों बाद हट गए और उनके स्थान पर N माधवराव को सदस्य बनाया गया। DP खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर इन्होंने संविधान निर्माण करने का बहुत महान कार्य किया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति हमारे संविधान की वास्तविक शिल्पी बन गई। उच्च कांग्रेसी नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय ही प्रारूप समिति के निर्णय होते थे। कभी कभी अति कठोरता की सीमा तक सचेतकों के प्रयोग ने उन सभी संभावनाओं को कम कर दिया जिससे किसी ऐसे विवाद को रोका जा सकता था जिससे संविधान के किसी उपबंध के पारित होने में अवरोध की संभावना लगे। एक प्रमुख कांग्रेसी जन महावीर त्यागी ने अपनी आंतरिक जानकारी के आधार पर सभा को चेतावनी भी दी थी कि प्रारूप समिति के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव न डाला जाए क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। लगभग 3 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद संविधान तैयार हो गया। यदि कुछ रह गया तो यह भारतवासियों को इस आशा और दृढ़ संकल्प के साथ सौंप दिया कि वे संविधान की संरचना के भीतर कार्य करके उसे पूरा कर लेंगे। अतः यदि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का सपना अपूर्ण रह गया हो तो यह संविधान जनकों की नहीं हमारी गलती होगी, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने
अपने समय की विषम परिस्थितियों के बीच रहकर हमारी उत्कृष्ट सेवा की है। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने भी कहा था कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें इधर उधर से कुछ कमियां दृष्टिगोचर हो सकती है, किंतु हमें यह स्वीकार करना होगा कि वो कमियां देश की परिस्थितियों और जनसाधारण में निहित है। सबसे पहले इसमें प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना को हम पृथक से पढ़ चुके हैं। आपको एक उसके ऊपर मैं पूरा बता चुकी हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ मैं बताना चाहती हूँ धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा है, पंथ निरपेक्ष कहा है। गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की है और ये संविधान का सबसे बहुमूल्य भाग है। ये संविधान की आत्मा है। संविधान तो बनकर तैयार हो गया और देश का जब विभाजन चल रहा था तो संविधान सभा के कार्यान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको जानना अत्यधिक आवश्यक है। तो 1946 जैसा कि मैंने बताया, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें 292 सदस्यों को 11 प्रांतों की विधानसभाओं से चुना गया। चूंकि इस योजना ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और हिंसात्मक तरीकों से अपना पाकिस्तानी आंदोलन चलाया। जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए। उसमें मुस्लिम लीग विशेष रूप से बंगाल और पंजाब में सफल रही। उसने 78 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस का बहुमत बना रहा और जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया तो मुस्लिम लीग ने उनका बहिष्कार करना शुरू किया और 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सभी सदस्य पाकिस्तान चले गए और उनकी सदस्य संख्या घट गई। अब संविधान सभा ने सुचारू रूप से काम करना शुरू किया। प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिन्होंने लगभग 6 महीने तक कठिन परिश्रम करके इस संविधान के प्रारूप को तैयार किया और सभा से पास करवाया। अतः देश के विभाजन का संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर जो प्रभाव पड़ा वो जानना हमारे लिए आवश्यक है। संविधान में भारत में धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की। कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म और संप्रदाय के आधार पर सार्वजनिक वस्तुओं के प्रयोग में किसी प्रकार के भेदभाव को वर्जित किया जाना और लोक सेवाओं में ऐसे किसी आधार पर भेदभाव की मनाही आदि महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, पदवी और अवसर की समानता तथा सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। विभाजन होने के कारण पंजाब को पूर्वी पंजाब और बंगाल को पश्चिमी बंगाल नाम दिया गया। पाकिस्तान में जाने वाले निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा छोड़ दी। जो निर्वाचित सदस्यगण भारतीय क्षेत्र के थे किंतु पाकिस्तान चले गए, उनके रिक्त स्थानों को पुनः निर्वाचनों से भरा गया। संविधान के दूसरे भाग में भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। जो लोग भारत में रहे उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई और उन्हें भी भारतीय नागरिकता मिल गई जिनका या जिनके माता पिता या जन्म अखंड भारत में हुआ हो और जो संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व से यहाँ वास कर रहे हो। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें भी नागरिकता मिल गई, बशर्ते उनका या उनके माता पिता, दादा दादी में से किसी का जन्म अखंड भारत में हुआ हो और वे यहाँ साधारण तौर पर वास कर रहे हैं।
लेकिन जो अमुक तारीख के बाद आए वे भी नागरिक हो सकते हैं यदि उपर्युक्त शर्तों के अलावा उन्होंने संबंधित सरकारी अधिकारी के कार्यालय में कम से कम 6 महीने तक रहने के बाद अपने नाम का पंजीकरण करा लिया हो। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया उसकी नागरिकता समाप्त हो गई, किंतु वह भारत का नागरिक हो सकता है यदि 19 जुलाई 1948 के बाद उपयुक्त सरकारी अधिकारी से वह स्थायी पुनर्वास का अनुमति पत्र लेकर भारत आया हो। देश के विभाजन के कारण ऐसी गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि संविधान सभा का काम तीव्र गति से नहीं चल सका। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही थी, उनका पुनर्वास जारी था, कहीं कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा था। सरकार के पास समस्या थी कि इसका समाधान कैसे किया जाए। सन 1920 के बाद की अवधि में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने ये मांग की कि प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए, किंतु 1946 में पाकिस्तान आंदोलन के भयानक रूप को देखते हुए नेताओं ने संविधान सभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की बात को मान लिया। इसीलिए कई आलोचकों ने उनकी आलोचना भी की। कश्मीर रियासत का विलय भारत में नहीं हुआ था। जब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वह भारत का अभिन्न अंग हो गया। तभी हमारी सेनाओं ने वहां पहुंचकर पाकिस्तान के प्रहार को रोका। पाकिस्तान ने इस विलय को अवैध माना। यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचा, जहां सुरक्षा परिषद ने लोक निर्णय द्वारा इसके समाधान का सुझाव दिया। भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर भी संतोष और हर्ष की बात है कि इतनी गंभीर परिस्थितियों में रहते और काम करते हुए हमारे नेताओं ने संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा ने भारत की जनता की अमर सेवा की। यह कोई आरोपित लेख नहीं है, बल्कि इस संविधान को प्रजातांत्रिक ढंग से बनाया गया है। हमारे संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, स्वीकार को अंगीकार भी कह सकते हैं, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसमें बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो हमने दूसरे देशों से इकट्ठे किए हैं। जैसे आपको पता ही है कि ब्रिटिश शासकों ने हमको रूल किया है, हमारे यहाँ पर शासन किया है, इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक, 1919, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ये जो मांडफोर्ड सुधार थे या द्विसदनात्मक संसद की जो व्यवस्था थी, वो सब बातें हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है। और राज्य परिषद और केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिनके ऊपरी और निचले सदन के अनुरूप हमारी वर्तमान संसद है, इन सुधारों ने देश में सूक्ष्म रूप से संघीय व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिससे 1935 के एक्ट ने व्यापक रूप प्रदान किया। दूसरी बात यह भी है कि संघ शासन लागू न हो सका, किंतु हमारे संविधान में उसी को स्पष्ट और विस्तृत रूप प्रदान किया है। 1919 के सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया। 1935 के कानून ने उसे प्रांतीय स्वायत्तता में बदल दिया। वहीं कुछ अनिवार्य संशोधनों के साथ इसे हमारे संविधान के द्वारा अपना लिया गया। इसी एक्ट में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, जिसे 1950 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। फिर विदेशी संविधानों से भी हमने कुछ गुण लिए हैं, कुछ ग्रहण किए हैं। वो इस प्रकार हैं, क्योंकि हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे देश की आवश्यकता, परिस्थिति, काल के अनुसार
आवश्यक थी, इसलिए हमने दूसरे देशों के कुछ बातें जो हमारे देश के ऊपर सुटेबल थी उनको भी हमने ग्रहण किया। जैसे संसदीय कानून है, न्यायिक व्याख्याएं हैं, कार्यपालिका के आदेश हैं, रीति रिवाज है, प्रमुख रचनाएं हैं, संविधान सभा की चर्चाएं हैं। इन सबको भी हमने अपने संविधान में स्थान प्रदान किया है। हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसका 1919 में हमारे देश में प्रयोग हो रहा है, इसलिए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रखा है। अमेरिका से हमने सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाया। कनाडा के संविधान से हमने संघीय शासन स्थापित किया, जिसमें प्रांतों की अपेक्षा केंद्र की स्थिति मजबूत है। समवर्ती सूची का विस्तार हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेते हुए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए। ये सारे तथ्य ये दर्शाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों की प्रमुख व्यवस्थाओं, संस्थाओं को अपनाया, जहां तक कि ये सब हमारे देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल हो। बहुत सारी चर्चाएं भी की है। प्रारूप समिति ने काफी चर्चाएं होती रही, उसके बाद संसदीय कानून भी बनते रहे, न्यायिक व्याख्याएं भी होती रही, कार्यपालिका के आदेश भी आते रहे। बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिनको हमने संविधान में अपनाया, और बहुत सारी किताबें हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसको पढ़कर हमको संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे बेजहार्ट, लास्की, जेनिंग ने ब्रिटिश संविधान में ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की, और यही श्रेय भारत में दुर्गादास बसु, N.A. पालकीवाला, H.M. शीरवाई, ग्रेनवायल ऑस्टिन आदि के द्वारा इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उससे हमको संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आपने पूरे संविधान का विकास देखा, संविधान सभा द्वारा किस प्रकार कार्य किया गया वो देखा, समझा। अब इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या था, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या था, रेड क्लिफ योजना क्या थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, 1781 का सुधार अधिनियम, उसको निपटान अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, वो क्या था। तो इसके बारे में आपने आज जानकारी प्राप्त की। निश्चित रूप से परीक्षा में लिखने के लिए प्रस्तावना एक अलग आपको आएगा कि हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो आप प्रस्तावना लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा उसमें 3 शब्द और जोड़े गए। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जानकारी मिलेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, और सब तरह की परीक्षाओं के लिए अपने आप को अनुकूल पाएंगे। आशा करती हूँ कि इससे आपके ज्ञान में विस्तार हुआ होगा। निश्चित ही अगले अध्याय में हम किसी अन्य विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे BA राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारत में संवैधानिक विकास। अभी आपने इसका चौथा और अंतिम भाग सुना। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर, निवेदिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, कार्यालय सहायक थीं कृति निगम, स्टूडियो सहायक विजय कहार, और इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।